तो आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स या फिर एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब जो ड्रग्स किसी भी सिस्टम की एक्टिविटी को कम करेंगे उनको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। मतलब उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनके अपोजिट काम करेंगे, मतलब एंटी काम करेंगे, इसलिए उनको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको एनहेंस कर रहे थे, और आज के हमारे ड्रग्स हैं जो उनकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको इनहिबिट करेंगे या फिर कम करेंगे। तो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स कौन से होते हैं? वो ड्रग्स जो कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर मीडिएटेड जो एक्शंस हैं उनको इनहिबिट करेंगे या फिर जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है हमारा उनको ब्लॉक करेंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बोले तो जो भी हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है हमारी बॉडी के अंदर, उन सारे फंक्शंस को जो भी ड्रग कम करेंगे वो सारे ड्रग्स आएंगे एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जिसके दो पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके बीच में एक नॉर्मली बैलेंस होता है। अगर हम कोई भी ऐसा ड्रग देते हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर रहा है सपोज, तो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो वो ड्रग जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करेंगे वो बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उनको एनहांस कर रहे होंगे। कोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं होंगे बट उनकी फंक्शंस को एनहांस कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो हमारे एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं वो बेसिकली 3 क्लासेस में डिवाइडेड हैं। अल्फा ब्लॉकर्स, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम है उसके जो रिसेप्टर्स है वो कौन से होते हैं, एक अल्फा रिसेप्टर और एक बीटा रिसेप्टर। ठीक है, तो वो ड्रग जो कि अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे वो अल्फा ब्लॉकर्स, वो ड्रग जो हमारे बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे वो बीटा ब्लॉकर्स, और वो ड्रग जो हमारे अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे वो किस में आएंगे, अल्फा और बीटा मिक्स्ड ब्लॉकर्स में। ठीक है, तो आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो अल्फा ब्लॉकर। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स है ना उनको 2 पार्ट में बनाया है मैंने। पहले लेक्चर में हम देखेंगे अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में और दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे बीटा ब्लॉकर्स के बारे में, क्योंकि ये दोनों जो क्लास ऑफ ड्रग्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमनली यूज्ड ड्रग्स है नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर, तो इसलिए हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्फा ब्लॉकर्स। अब बात करते हैं अल्फा ब्लॉकर्स में। आपने अगर मेरे पहले लेक्चर देखे होंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी के ऊपर तो आपको पता होगा कि अल्फा ब्लॉकर्स हमारे कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं, अगर अल्फा ब्लॉकर्स को स्टिमुलेट किया जाएगा तो क्या चेंजेस आएंगे बॉडी के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इनको ब्लॉक किया जाएगा तो क्या होगा। अगर आप इनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी को समझते तो आप ये भी समझ जाएंगे कि ब्लॉक होने के बाद इनके फंक्शंस क्या होंगे। तो अल्फा ब्लॉकर ड्रग 2 क्लास में डिवाइड है, एक नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर और एक सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। जब हम अपने रिसेप्टर्स वाले वीडियो में बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन में तो अल्फा ब्लॉकर हमने बताए थे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक अल्फा 1 और एक अल्फा 2। तो नॉन सेलेक्टिव नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनके अंदर कोई सिलेक्शन नहीं है कि ये अल्फा 1 को ब्लॉक करेंगे अल्फा 2 को ब्लॉक करेंगे, ये बेसिकली दोनों को ब्लॉक करते हैं। किसी भी तरीके का कोई सिलेक्शन नहीं होता है इनके अंदर कि इनको सिर्फ अल्फा 1 को ब्लॉक करना है या अल्फा 2 को ब्लॉक करना है, इसलिए आते हैं नॉन सेलेक्टिव के अंदर। नॉन सेलेक्टिव कौन से होंगे, जो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, और सेलेक्टिव कौन से होते हैं जो कि हमारे या तो अल्फा 1 को ब्लॉक करेंगे या फिर अल्फा 2 को ब्लॉक करेंगे सेलेक्टिवली। तो अब नॉन सेलेक्टिव की बात करते हैं। नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स क्या काम करेंगे, अल्फा 1 को भी ब्लॉक करेंगे और अल्फा 2 को भी ब्लॉक करेंगे। अब जो हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर्स वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर। अगर आपने पढ़ा होगा तो हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर मेजरली जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो कौन से हैं, अल्फा 1। अल्फा 1 रिसेप्टर्स का नॉर्मल काम क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराना, और बीटा 2 रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, वैसो डायलेशन कराना। तो अल्फा 1 रिसेप्टर से अगर वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन हम उनका देखें तो वो क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराना। तो जब भी हम किसी पेशेंट को अल्फा ब्लॉकर ड्रग देंगे तो वो क्या काम करेगा कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको इनहिबिट कर देगा। जब अल्फा 1 ब्लॉकर का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन इनहिबिट होगा तो उसका नॉर्मल फंक्शन है उसके अपोजिट काम होगा। तो नॉर्मल इनका फंक्शन क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराना। अब जब अल्फा 1 ब्लॉकर्स ने अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, वेसल्स का वैसो डायलेशन होगा। अब देखिए वैसोडाइलेशन होगा तो वैसोडाइलेशन किस किस के अंदर होगा, वेन्स के अंदर भी ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और आर्टेरियोल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो वेन्स का अगर डायलेशन होगा तो वीनोडाइलेशन, और आर्टेरियोल्स का डायलेशन होगा तो आर्टेरियोडाइलेशन। अब ये कंसेप्ट जो है बेसिकली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का है, पर थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की जिससे आप इन ड्रग्स की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को समझ पाएँ। अल्फा 1 ब्लॉकर्स ने क्या काम किया, अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया। जब अल्फा रिसेप्टर्स हमारे ब्लॉक हो गए तो वेसल्स क्या हुई, डायलेट हुई, वेन्स भी डायलेट हुई और आर्टेरियोल्स भी डायलेट हुई। जब हमारी वेन्स डायलेट हो गई
तो हमारी बॉडी का जो 70% अमाउंट है, जो ब्लड वॉल्यूम है, वो कहाँ स्टोर रहता है, पूल रहता है वेन्स के अंदर। वेन्स को जब हमने डायलेट कर दिया, उनका डायमीटर को बढ़ा दिया, तो उनकी जो कैपेसिटी है ब्लड को होल्ड करने की वो बढ़ गई। जब उनकी कैपेसिटी ब्लड को होल्ड करने की बढ़ गई, तो जो हमारे वीनस रिटर्न जा रहा है हार्ट पे वो कम होगा। यही मैंने लिखा है, वीनो डायलेशन होगा तो क्या होगा, वीनस रिटर्न कम होगा। अगर वीनस रिटर्न कम हुआ, मतलब जो हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट है उसके अंदर फिलिंग कम हुई, मतलब उसके पास वीनस रिटर्न कम आया सुपीरियर वेना केवा से और इन्फीरियर वेना केवा से, जो अमाउंट ऑफ ब्लड हर साइकिल में ब्लड के हार्ट के पास लौट रहा है, अगर वो कम हुआ वीनो डायलेशन होने की वजह से, तो वीनस रिटर्न कम हुआ। अगर वीनस रिटर्न कम हुआ तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को हम और क्या बोलते हैं, प्रीलोड। तो वेसोडाइलेशन हुआ, वेसोडाइलेशन में क्या हुआ, वीनोडाइलेशन। वीनोडाइलेशन होने से क्या हुआ, वीनस रिटर्न कम हुआ। वीनस रिटर्न कम हुआ तो हमारा जो हार्ट के ऊपर प्रीलोड है वो कम होगा। जब हार्ट के ऊपर प्रीलोड कम होगा तो कार्डिक आउटपुट कम होगा। अगर कार्डिक आउटपुट कम होगा तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। अगर आपने ब्लड प्रेशर को पढ़ा हो तो ब्लड प्रेशर हमारा दो होते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। ठीक है, जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये बेसिकली हमारा डिपेंडेंट होता है, मेजरली डिपेंड करता है किस पे, कार्डिक आउटपुट पे। और जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजरली किस पे डिपेंड होता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर। अब जो हमारा कार्डिक आउटपुट है ये किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट पे। स्ट्रोक वॉल्यूम किस किस पे डिपेंड करता है, प्रीलोड, आफ्टर लोड और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। अब हम यहाँ पे किससे छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रीलोड से। प्रीलोड मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब जब हम हमारे हार्ट ने डायस्टोल को ख़त्म किया और सिस्टोल में जाने वाला है, उससे पहले हमारे हार्ट के पास कितना वॉल्यूम है जिसके ऊपर वो एक्ट करेगा, उसको बोलते हैं प्रीलोड। मतलब कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करने वाला है, जब हमारा हार्ट सिस्टोल में जा रहा है, उससे पहले हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं उनके अंदर कितना ब्लड पूल्ड हो रखा है या कितना ब्लड भरा हुआ है, उसको बोलते हैं प्रीलोड। मतलब सिस्टोल से जस्ट पहले। तो क्या क्या होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज ऑल्सो नोन एज प्रीलोड। आफ्टर लोड क्या होता है, जब हमारा हार्ट सिस्टोल कर चुका है उसके बाद जो हमारा अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में बचा हुआ है, दैट इज आफ्टर लोड। और दूसरा आफ्टर लोड का मतलब क्या होता है, आफ्टर लोड का मतलब होता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, देखिए हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, ये जो बेसिकली कंसेप्ट है ना, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का है। पर थोड़ा बहुत मैं आपको इसलिए यहाँ पे नॉलेज देता हूँ जिससे आप इन ड्रग्स को समझ पाएं अच्छे से कि बेसिकली फंक्शन कैसे कर रहे हैं, काम कैसे कर रहे हैं। जो हमारा हार्ट है, ठीक, उस जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है वो हमारा मेजर आर्टीरियल ट्री में ब्लड को पंप करता है। मेजर आर्टीरियल ट्री में मतलब आरोटा में ब्लड को पंप करेगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और वो आरोटा से मेजर आर्टरीज में जाएगा, आर्टरीज से होते हुए आर्टीरियोल्स में जाएगा, और आर्टीरियोल्स से डिफ्यूज होकर जिन जिन टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की डिमांड होगी या ब्लड की डिमांड होगी वहाँ पे उनका ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से लेगा और वीनस रिटर्न के थ्रू वापस आ जाएगा हार्ट के पास। ऐसे ही हमारी नॉर्मल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की साइकिल चलती है। अब क्या होता है, जब हमारा जो हार्ट है वो जब पंप कर रहा होता है आर्टीरियल ट्री में, तो हमारे जो आर्टीरियोल्स होते हैं उनकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं, उनकी जो टोन है जिसको हम बोलते हैं आर्टीरियो मोटर टोन। आर्टीरियो मोटर टोन बेसिकली डिफाइन करती है हमारी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को। अब सुनिए, हमारे हार्ट को कहाँ पे पंप करना है, मेजर आर्टीरियल सिस्टम में हमारी बॉडी के। जो एंड पॉइंट है हमारी आर्टरीज का वो क्या, आर्टीरियोल्स, क्योंकि आर्टीरियोल से डिफ्यूजन हो रहा है, आर्टीरियोल्स कनेक्ट होंगी वेन्यूल्स से और वो वीनस रिटर्न को लेके हार्ट के पास वापस आ जाएंगी। तो जो हमारी आर्टीरियोल्स की स्मूथ मसल्स हैं, फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा हो तो आर्टीरियोल्स जो है उनको हम रेजिस्टेंस वेसल्स भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस वेसल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इनकी स्मूथ मसल्स हैं वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है किसको, हमारे ब्लड फ्लो को, आर्टीरियल ब्लड फ्लो को। अगर हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड होंगी, मतलब जो आर्टीरियोल्स है हमारा उसका ल्यूमेन छोटा होगा, तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड उसमें से पास कर रहा है वो कम होगा। मतलब जो हमारा ब्लड फ्लो है, नॉर्मल ब्लड फ्लो, उसके ऊपर जो हिंड्रेंस होगी, जो रेजिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी। मतलब जब भी हमारा आर्टीरियो मोटर टोन ज़्यादा होगी, मतलब कोई भी ऐसा ड्रग या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे आर्टीरियोल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा या कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, वो हमारी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा। और कोई भी ड्रग या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारी आर्टीरियो मोटर टोन को या हमारी आर्टीरियोल्स को डायलेट कराएगा, तो हमारी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करेगा। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बेसिकली मीन्स आर्टीरियो मोटर टोन। मतलब जब हमारा हार्ट आर्टीरियल ट्री में ब्लड को पंप कर रहा है तो उसको कितना रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है उस ब्लड को आर्टीरियोल से क्रॉस करने में, उसको बोलते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हमारे ऊपर हार्ट के ऊपर उतना लोड आएगा, इसलिए उसको बोलते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो हमारे जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है,
मेजरली टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा मेजरली किस पे डिपेंड करता है? कार्डिक आउटपुट पे। मतलब आप कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसा ड्रग देंगे जो हमारी बॉडी के कार्डिक आउटपुट के साथ चेंज करेगा, तो हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को चेंज कर रहे होंगे। और कोई भी ऐसा ड्रग जो हमारी आर्टीरियोल्स की टोन को, आर्टीरियोल्स की स्मूथ मसल्स की टोन को चेंज करेगा, मतलब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को चेंज करेगा, तो बेसिकली हम डायस्टोलिक बीपी को चेंज कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स दिए हमने। अल्फा ब्लॉकर ने क्या काम किया? वेसोडाइलेशन कराया। वेसोडाइलेशन किसका कराया? वेन्स का भी कराया और आर्टीरियोल्स का भी कराया। जब वेन्स का डायलेशन हुआ तो वीनस रिटर्न कम हुआ हमारे हार्ट के पास। जब हमारे हार्ट के पास वीनस रिटर्न कम हुआ मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हुआ। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हुआ मतलब प्रीलोड कम हुआ। प्रीलोड कम हुआ तो कार्डिक आउटपुट कम हुआ। जब हमारे हार्ट के पास खुद ब्लड कम गया तो वो ज़्यादा पंप करेगा। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ हमारा क्या बोलता है? फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ बोलता है कि हार्ट की मायोकार्डियम को हम जितना स्ट्रेच करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा प्रीलोड होगा, वो उतने ही ज़्यादा वॉल्यूम पे हार्ट की फोर्स एक्ट करेगी कॉन्ट्रैक्शन की, और उतने ही ज़्यादा वॉल्यूम को पंप करेगी। अगर कम वॉल्यूम होगा तो कम पंप होगा, ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो ज़्यादा पंप होगा, क्योंकि जितना स्ट्रेच होगा मायोकार्डियम विद इन द फिजियोलॉजिकल लिमिट, वो उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। यही तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ बोलता है। तो अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स ने क्या काम किया? वेन्स को डायलेट कर दिया। जब वेन्स डायलेट हो गई तो हमारा जो मेजर वीनस रिटर्न है वो वेन में स्टोर हो गया, हार्ट के पास कम गया। हार्ट के पास कम गया तो कार्डिक आउटपुट कम हुई। अगर कार्डिक आउटपुट कम हुई तो बेसिकली हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो गया। दूसरा, अगर हमने आर्टीरियोल्स को डायलेट कर दिया, जैसा कि हमने यहाँ पे बात की थी, अगर हमने आर्टीरियोल्स की स्मूथ मसल्स को डायलेट किया तो हमने टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर दिया। मतलब जब स्मूथ मसल्स जो आर्टीरियोल्स किए हैं वो रिलैक्स हो गई तो उनका ल्यूमेन बड़ा हो जाएगा। ल्यूमेन बड़ा हो जाएगा तो जो ब्लड पास हो रहा है उन आर्टीरियोल्स में से वो ईजिली पास कर जाएगा। जब वो ईजिली पास कर जाएगा तो उसको जो रेजिस्टेंस या जो इम्पीडेंस फेस करनी पड़ेगी वो कम होगी, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा। अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा मतलब हमारा डायस्टोलिक बीपी कम होगा। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हमारे जो अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग्स हैं वो क्या काम करते हैं? हमारे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। ये जो इंक्रीज हार्ट रेट पे हम यहाँ पे हम आते हैं। अब हमने क्या कहा था? जो अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स और एक सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर से क्या काम कर रहे थे? अल्फा 1 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर रहे थे और अल्फा 2 को भी कर रहे थे। हमने अल्फा 1 का फंक्शन देख लिया कि अगर अल्फा 1 रिसेप्टर्स हमारे ब्लॉक होंगे तो क्या चेंजेस आएंगे हमारी बॉडी के अंदर? हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल करेगा। मतलब इन ड्रग्स को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? हाइपरटेंशन की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज कर रहा है और साथ के साथ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज कर रहा है। कैसे? कार्डिक आउटपुट को कम करके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करके डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर। अल्फा 2 रिसेप्टर्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्री साइनेप्टिकली। जो हमारी नर्व एंडिंग्स हैं उनके ऊपर प्री साइनेप्टिक, इनका बेसिकली कहाँ? ऑटो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स। ऑटो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स का मतलब क्या है कि सपोज करिए हमारी कोई सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझता हूँ। ये समझिए हमारी कोई सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग है, ये है हमारे अल्फा 2 रिसेप्टर्स। ठीक है, ये क्या रिलीज कर रही है? नॉन एपिनेफ्रिन। अब ये नॉन एपिनेफ्रिन क्या काम करेगा? जो इनके इफेक्टर ऑर्गन है उन पे काम करेगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, हार्ट, ब्लड वेसल, किडनी, अभी उस पर नहीं जाते हैं, हम अल्फा 2 रिसेप्टर्स को समझते हैं। ये नॉन एपिनेफ्रिन क्या काम करेगा? इन अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करेगा। जब ये अल्फा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो ये नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है इसके रिलीज को कम करेंगे। मतलब ऑटो इनहिबिटरी रिसेप्टर से। ऑटो इनहिबिटरी का मतलब क्या है? जो नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है नर्व एंडिंग से वो खुद के रिलीज को ही कम कर देगा। किसके थ्रू? अल्फा 2 रिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, अब देखिए, अगर हमने अल्फा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया, अगर हमने अल्फा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया तो नॉन एपिनेफ्रिन या नॉन एड्रेनालिन का जो रिलीज है, जो कि ऑटो इनहिबिट हो रहा था अल्फा 2 रिसेप्टर्स के एक्शन की वजह से, वो बंद हो गया। क्योंकि ऑटो इनहिबिटरी थे ना, तो इनका जो इनहिबिटरी एक्शन था वो कम हो गया। जब इनहिबिटरी एक्शन इनका कम हो गया तो जो नॉन एड्रेनालिन का रिलीज है वो बढ़ गया। अगर नॉन एड्रेनालिन का रिलीज बढ़ गया तो जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं हमारे उन पर नॉन एड्रेनालिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब नॉन एड्रेनालिन किस पे एक्ट कर सकता है? हमारा अल्फा 1 पे एक्ट कर सकता है, बीटा 1 पे एक्ट कर सकता है और बीटा 2 पे एक्ट करता है। अब नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स ने क्या काम किया? अल्फा 1 ब्लॉकर्स को ब्लॉक कर दिया, बट बीटा 1 रिसेप्टर्स और बीटा 2 रिसेप्टर तो ब्लॉक नहीं हुए ना। तो जो भी नॉन एड्रेनालिन रिलीज हो रहा है वो अल्फा 1 को तो स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि नॉन सेलेक्टिव अल्फा 1 को पहले ही ब्लॉक कर चुके हैं। अब ये क्या काम करेगा? बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। बीटा रिसेप्टर्स हमारे बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हार्ट पे और जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस के ऊपर। जब हमारा नॉन एड्रेनालिन का रिलीज बढ़ गया अल्फा 2 रिसेप्टर्स के ब्लॉक होने की वजह से, तो हमारे जो बीटा रिसेप्टर्स हार्ट पे प्रेजेंट हैं
वो ओवर स्टिमुलेट होंगे। ओवर स्टिमुलेट क्यों होंगे? क्योंकि जो नॉर्मल कंसंट्रेशन था नॉरएड्रेनालिन का बिना अल्फा 2 ब्लॉकिंग के, उससे ज़्यादा होगा अल्फा 2 ब्लॉक करने के बाद, क्योंकि उन ऑटो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स थे। तो वो जो एक्स्ट्रा नॉरएड्रेनालिन है वो क्या काम करेगा? बीटा रिसेप्टर्स को ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा। जब हमारे हार्ट के ऊपर बीटा रिसेप्टर ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे तो ये क्या काम करेंगे? हमारे हार्ट रेट को बढ़ाएंगे और कार्डिक आउटपुट को बढ़ाएंगे। कैसे? कार्डिक आउटपुट किस किस पे डिपेंड कर रही है? स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट पे। अगर हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो साथ के साथ कार्डिक आउटपुट भी तो रिलीज होगा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी फंक्शन है। जो अल्फा 1 बेसिकली क्या काम कर रहा था? कार्डिक आउटपुट को कम कर रहा था, बट अल्फा 2 क्या काम करेगा? इनडायरेक्टली बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हुए कार्डिक आउटपुट को बढ़ाएगा और साथ के साथ हार्ट रेट को बढ़ाएगा। जब हमारी हार्ट रेट बढ़ेगी और कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी तो क्या होगा? टैकीकार्डिया। इसलिए जो हमारे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर ड्रग्स है ना, इनको हम हाइपरटेंशन में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को तो कम कर रहे हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी कम कर रहे हैं और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी कम कर रहे हैं, पर साथ की साथ इनको कम करने के साथ साथ ये पेशेंट को टैकीकार्डिया करा रहे हैं। कैसे टैकीकार्डिया करा रहे हैं? क्योंकि ये बीटा रिसेप्टर्स को ओवर स्टिमुलेट कर रहे हैं, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। इसलिए नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स का हम एंटी हाइपरटेंसिव की तरह यूज़ नहीं करते। अब सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कौन से होंगे? सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स कौन से होंगे? जो कि अल्फा 1 को इंडिपेंडेंटली ब्लॉक करेंगे या फिर अल्फा 2 को इंडिपेंडेंटली ब्लॉक करेंगे। फंक्शन वही होगा। अल्फा 1 ब्लॉक होगा तो क्या होगा? वैसोडाइलेशन। कौन सा? वीनोडाइलेशन और आर्टेरियोडाइलेशन, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम होगा। अल्फा 2 कम ब्लॉक होगा तो क्या होगा? जो ऑटो इनिबिशन है साइनेप्टिक वेसिकल्स का वो कम होगा, नॉरएड्रेनालिन का रिलीज ज़्यादा होगा, बीटा 1 रिसेप्टर्स का स्टिमुलेशन ज़्यादा होगा, बीटा 1 रिसेप्टर का स्टिमुलेशन ज़्यादा होगा तो साथ के साथ टैकीकार्डिया भी होगा। इसलिए अल्फा 2 जो ब्लॉकर ड्रग्स है इनका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स कौन क्या होते हैं। अल्फा ब्लॉकर क्लास में डिवाइडेड है, बीटा ब्लॉकर क्लास में डिवाइडेड है और मिक्स्ड ब्लॉकर क्लास में डिवाइडेड है। आज हमारा जो टॉपिक है वो अल्फा ब्लॉकर, जिसमें सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। इनके हमने फंक्शन देख लिए कि अगर हम इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो क्या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज आएगा। अब हम बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में कि ड्रग्स की क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले बताया था कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर और एक सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। अब जो हमारे नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है ये फिर से 2 क्लास में डिवाइडेड है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। नाम में समझ आ रहा है, जो कि रिवर्सिबली ब्लॉक करेंगे अल्फा रिसेप्टर्स को, वो रिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर्स, और जो इरिवर्सिबली मतलब परमानेंट डैमेज कर देंगे उन अल्फा ब्लॉकर्स को, मतलब एक बार अगर हमने इस ड्रग को यूज़ किया तो वो जो जिन अल्फा रिसेप्टर्स को उन्होंने ब्लॉक किया वो दोबारा से कभी यूजफुल नहीं हो पाएंगे जब तक उस इफेक्टर ऑर्गन पर नए रिसेप्टर्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। वो आएंगे इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर्स में। रिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर्स के अंदर कौन कौन से आएंगे? हमारे फेंटोलामीन एंड टोलाजोलिन, फेंटोलामीन एंड टोलाजोलिन। इरिवर्सिबल ब्लॉकर्स के अंदर कौन से आएगा? हमारा फिनॉक्सीबेंजामीन, फिनॉक्सीबेंजामीन। तो नॉन सेलेक्टिव 2 क्लास में डिवाइड है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के अंदर कौन कौन से? फेंटोलामीन एंड टोलाजोलिन। इरिवर्सिबल के अंदर फिनॉक्सीबेंजामीन। रिवर्सिबल वो होंगे जो एक बार यूज़ किए तो वो अल्फा रिसेप्टर्स दोबारा से अपनी एक्टिविटी को रीगेन कर सकते हैं, और इरिवर्सिबल ड्रग्स वो होंगे जो रिसेप्टर्स को परमानेंटली डैमेज कर देंगे जब तक नए रिसेप्टर का सिंथेसिस नहीं हो जाएगा उन इफेक्टर ऑर्गन के पास। ठीक है, अब हम चलते हैं सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स के। अब सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर या तो वो अल्फा 1 को ब्लॉक करेंगे या फिर अल्फा 2 को ब्लॉक करेंगे, दोनों को तो करेंगे नहीं क्योंकि सेलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं। तो जो हमारे मेजरली यूज़ कौन से होते हैं? अल्फा 1 ब्लॉकर। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ हम सेलेक्टिवली अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग्स को देंगे किसी पेशेंट को तो हम उनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जब अल्फा 2 ब्लॉकिंग एक्शन नहीं होगा तो ऑटो इनहिबिटरी एक्शन जो है अल्फा 2 का वो ख़त्म नहीं होगा। अगर अल्फा 2 का ऑटो इनहिबिटरी एक्शन ख़त्म नहीं होगा तो जो पेशेंट को रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो रहा था ड्रग्स की वजह से वो नहीं होगा। मतलब इन सेलेक्टिव अल्फा 1 ड्रग्स को हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर के अंदर कौन कौन से है? प्रेजोसिन, टेरेजोसिन, टेमसुलोसिन, सिलोडोसिन एंड डोक्साजोसिन। इन सब के नाम में आप देखेंगे ना जो उनका जो सफिक्स है वो जोसिन है। तो आप इनसे इनको एक याद कर सकते हैं कि प्रेजोसिन, टेरेजोसिन, टेमसुलोसिन, सिलोडोसिन एंड डोक्साजोसिन। और अल्फा 2 ब्लॉकर्स के अंदर कौन सा एक ही ड्रग है? कौन सा है वो? योहिम्बीन। ये क्या काम करेगा? जो अल्फा 2 का ऑटो इनहिबिटरी एक्शन है उसको कम कर देगा। तो क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से हैं? एक नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स और एक सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। नॉन सेलेक्टिव के अंदर रिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर और इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर। रिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर के अंदर कौन कौन से आएंगे? फेंटोलामीन एंड टोलाजोलिन।
इरिवर्सिबल ब्लॉकर्स के अंदर फेनॉक्सीबेंजामिन, सेलेक्टिव के अंदर जो सेलेक्टिवली अल्फा 1 को ब्लॉक करेंगे प्रेजोसिन, टेराजोसिन, टेम्सुलोसिन, सिलोटोसिन एंड डोक्साजोसिन, एंड सेलेक्टिव अल्फा 2 को जो ब्लॉक करेंगे वो योहिम्बिन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब हम चलते हैं इनके थेरेपेटिक यूसेस पे, मतलब इन ड्रग्स को हम कहाँ यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले इनका यूज़ क्या होगा हमारा हाइपरटेंशन के अंदर। क्यों? क्योंकि जो हमारे अल्फा 1 ब्लॉकर है, पर्टिकुलरली जो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग्स हैं हमारे, वो क्या काम कर रहे हैं, वैसोडायलेशन करा रहे हैं। वैसोडायलेशन की वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है और आर्टीरियोमोटर टोन कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। तो सबसे पहला थेरेपेटिक यूज़ क्या होगा इन अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स का, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के अंदर कौन से यूज़ करेंगे हम, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स का यूज़ नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि नॉन सेलेक्टिव जो ड्रग्स हैं वो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कराते हैं पेशेंट को। ठीक है। दूसरा, हाइपरटेंशन में यूज़ होंगे कौन से, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ चीज़ रिएक्शन। अगर आपने मेरा एड्रेनर्जिक ड्रग्स वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको चीज़ रिएक्शन बताई थी। चीज़ रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि कोई भी फूड आइटम या कोई भी ऐसा ईडेबल सब्सटेंस जिसके अंदर टायरामीन का अमाउंट ज़्यादा होगा, टायरामीन हमारा एक प्रिकर्सर अमीनो एसिड है जो कि इन न्यूरोट्रांसमीटर को सिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर कोई भी फूड पर्टिकुलर चीज़ हम कंज्यूम करेंगे किसी माओ इनिबिटर ड्रग्स के, माओ मतलब मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर ड्रग के साथ, तो वो क्या काम करेगा, जो टायरामीन है वो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो स्टिमुलेशन है उसको बढ़ाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन बढ़ाएगा मतलब हमारी बॉडी को हाइपरटेंसिव क्राइसिस में लेके जाएगा। तो अगर हमें किसी पेशेंट को चीज़ रिएक्शन हो रही है तो उसके मैनेजमेंट में हम क्या देंगे, अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स। हाइपरटेंशन में अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग्स और साथ में क्लोनिडीन विड्रॉल। क्लोनिडीन विड्रॉल क्या होता है, जो हमारे मैंने आपको बताया जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्री साइनेप्टिकली। इनका काम क्या होता है, ऑटो इनिबिशन। ठीक है। अगर हम इन अल्फा 2 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करने की बजाय स्टिमुलेट करें, अगर हम इनको स्टिमुलेट करें तो ये क्या काम करेंगे, जो हमारा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का रिलीज हो रहा है नर्व एंडिंग से उसके रिलीज को कम कर देंगे, क्योंकि इनका काम क्या है, नॉर्मली इनहिबिट करना। अगर हम इनके रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे तो जो इनकी इनहिबिटरी प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा हो जाएगी। इनहिबिटरी प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाएगी मतलब ये एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स का काम करेंगे। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स कौन से होते हैं, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करते हैं। तो अल्फा 2 एगोनिस्ट क्या काम करेंगे, अल्फा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे। जब हमारे अल्फा 2 रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे तो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं उनके रिलीज को वो और कम कर देंगे। तो हमारा जो क्लोनिडीन है ना, ये एक अल्फा 2 एगोनिस्ट ड्रग है। ये हमारी सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्या मतलब है कि जो हमारे प्री साइनेप्टिकली जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा। जब प्री साइनेप्टिकली अल्फा 2 रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे तो हमारे जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का रिलीज है वो कम होगा। जब हमारा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का रिलीज कम होगा तो जितने भी हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनका स्टिमुलेशन कम होगा, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर ही कम रिलीज हो रहा है, क्योंकि उसको प्री साइनेप्टिकली इनहिबिट कर दिया गया है। किसने इनहिबिट किया, क्लोनिडीन ने। तो जब पेशेंट को क्लोनिडीन का विड्रॉ कराना है, जब हम क्लोनिडीन को विड्रॉ कराएंगे तो हमारे जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स है वो क्या होंगे, पहले हम उनको स्टिमुलेट कर रहे थे क्लोनिडीन देके। जब हम क्लोनिडीन का विड्रॉ कराएंगे तो हमारी बॉडी किस में जाएगी, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में। क्यों हाइपरटेंसिव क्राइसिस में जाएगी, कि जो न्यूरोट्रांसमीटर पहले क्लोनिडीन के इफेक्ट की वजह से कम रिलीज हो रहे थे, जैसे जैसे हम क्लोनिडीन को विड्रॉ कराएंगे वो न्यूरोट्रांसमीटर अपने नॉर्मल रिलीज पे आएंगे, मतलब जो उनका इनिबिशन था वो धीरे धीरे कम होगा। जब इनिबिशन कम होगा तो उनका रिलीज बढ़ेगा। जब रिलीज बढ़ेगा तो वो ज़्यादा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे, ज़्यादा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे तो बॉडी के अंदर क्या होगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो जब भी हम पेशेंट को क्लोनिडीन विड्रॉ कराएंगे तो साथ के साथ हम क्या देंगे उसको, अल्फा ब्लॉकर ड्रग। अल्फा ब्लॉकर ड्रग क्यों देंगे, क्योंकि जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो रही है उस क्लोनिडीन विड्रॉ की वजह से उसको मैनेज करने में हेल्प करेंगे। तो थेरेपेटिक यूजेस में क्या क्या आ गया, पहला हाइपरटेंशन, मैनेजमेंट ऑफ चीज रिएक्शन एंड क्लोनिडीन विड्रॉ। दूसरा, बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, BPH या PHP। आप पैथोलॉजी में आपने इसको पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा प्रोस्टेट है, हमारा जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा उसके चारों तरफ क्या है, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। मेल्स के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो ओल्ड एज की वजह से या एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स की वजह से उसका एनलार्जमेंट होता है, मतलब हाइपरट्रॉफी होती है। अगर हमारा यूरिथ्रा के चारों तरफ अगर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसकी हाइपरट्रॉफी होगी तो हमारा जो यूरिथ्रा का ल्यूमेन है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। अगर यूरिथ्रा का ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो जो यूरिनरी आउटफ्लो है हमारा नॉर्मल वो क्या होगा, कम होगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। तो BPH की कंडीशन के अंदर क्या होता है, दो तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, एक स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन और एक डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि वो ऑब्स्ट्रक्शन जो फिक्स्ड है अपनी जगह पे, मोबाइल नहीं है, वो ऑब्स्ट्रक्शन मूव नहीं कर रहा, वो एक जगह पे फिक्स्ड है। और
जो यूरिनरी आउटफ्लो है उसको कम कर रहा है। डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि वो ऑब्स्ट्रक्शन मूव कर सकता है अपनी जगह, उसके अंदर मूवमेंट हो सकते हैं, वो डायनामिक उस ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। परमानेंट ऑब्स्ट्रक्शन, स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो बीपीएस की कंडीशन के हमारा जो स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन है वो किसकी वजह से होता है? प्रोस्टेट की साइज़ की वजह से। जब हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर हाइपरट्रॉफी हो गई, अब हाइपरट्रॉफी को तो आप रिवर्स नहीं करा सकते, हाइपरट्रॉफी तो एक अडप्टेशन है सेल का। अगर प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफाइड हो गया या हाइपरट्रॉफी हो गई प्रोस्टेट के अंदर, तो उसकी वजह से जो हमारा प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, और जो यूरिनरी आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो कैसा ऑब्स्ट्रक्शन होगा? स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा। स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगा? क्योंकि प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉफी हो गई। दूसरे तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा? डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा? जब हमारा यूरिन पास नहीं कर पा रहा होगा, तो जो हमारा इंटरनल यूरिथ्रा स्पिंटर है, जो कि हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की इनर्वेशन के अंदर कंट्रोल्ड है, उसकी टोन इंक्रीज होगी। अगर हमारा जो इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंटर है उसकी टोन इंक्रीज होगी, तो हमारा जो यूरिनरी आउटफ्लो उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन और बढ़ेगा। तो कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शन हुए? एक स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन और एक डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से? प्रोस्टेट की साइज की वजह से। डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से? स्पिंटर की टोन की वजह से। अब जो हमारा स्पिंटर है, मैंने आपको पहले लेक्चर में अपने इंट्रोडक्शन में बताया था, जो हमारा इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंटर, उस पर कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? अल्फा 1 रिसेप्टर्स। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है या फिर सिंपैथेटिक कमांड एक्टिवेट, सेंट्रल कमांड एक्टिवेट की जाती है, तो उसका काम क्या होता है? हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचाना। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारे लिए यूरिनेशन एक कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है ना, क्योंकि हम इस फेवरेबल कंडीशन में नहीं है तो हम यूरिनेट नहीं करेंगे। तो हमारी जो डिट्रूजन मसल्स हैं यूरिनरी ब्लड की, वो तो रिलैक्स होंगी। रिलैक्स होंगी तो उनमें कौन से रिसेप्टर्स होंगे? बीटा 2। और जो हमारे स्फिंक्टर्स हैं उनको टाइट किया जाएगा। स्फिंक्टर टाइट होंगे मतलब कौन से रिसेप्टर्स होंगे उसके अंदर? अल्फा 1 रिसेप्टर। तो अगर हम किसी भी पेशेंट को, बीपीएस की कंडीशन जो है ज़्यादाली एडल्टली जो मेल्स होते हैं उनके अंदर ही कंडीशन होती है, तो अगर हमने अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग्स दिए तो वो क्या काम करेंगे? स्पिंटर को रिलीज़ कराएंगे, मतलब उसकी जो टोन है उसको कम करेंगे। जब स्पिंटर की टोन कम होगी तो जो हमारा डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिलीज़ होगा, और पेशेंट को यूरिनरी आउटफ्लो में डिफिकल्टी हो रही है वो कम हो जाएगी, मतलब ईज होगी उसको यूरिनेट करने में। तो बीपीएस की कंडीशन को मैनेज करने में हम अल्फा वन ब्लॉकर ड्रग्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली कौन से अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग्स का यूज़ करते हैं? इनका प्रेजोसिन, ट्रेजोसिन, टेम्सो, ये सीलोडोसिन है ना, ये 8 mg में टैबलेट आती है सीलोडोसिल नाम से। बीपीएस की कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। ठीक है। कौन से हैं ये? सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। अल्फा 1 ब्लॉकर क्या काम करेंगे? जो हमारी स्पिंटर की टोन है उसको कम करेंगे। जब स्पिंटर की टोन कम होगी तो हमारा जो आउटफ्लो है डायनामिक वो कम होगा। अब स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन को कैसे कम कर सकते हैं? प्रोस्टेट की साइज तो बढ़ चुका है, प्रोस्टेट की साइज को तो रिवर्स नहीं कर सकते, तो हमारा जो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं वो दिए जाते हैं, जैसे कि फिनेस्टाइड। बेसिकली हम प्रोस्टेट को रिमूव भी कर सकते हैं, इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन भी होता है। अगर सर्जिकल इंटरवेंशन इतना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो सर्जिकल इंटरवेंशन ना करा के हम क्या दे सकते हैं? अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग्स दे सकते हैं जैसे सीलोडोसिन, और साथ में 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर जैसे फिनेस्टाइड। ठीक है। तो थेरेपेटिक यूजेस में हमने 2 चीज़ें पढ़ ली, एक हाइपरटेंशन, एक बीपीएस। अब तीसरा फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा, ओमा। आप जब न्यूप्लेजिया पढ़ेंगे ना पैथोलॉजी में, तो जो ओमा है ना, ये न्यूप्लास्टिक चेंजेस का सफिक्स है, बिनाइन न्यूप्लास्टिक चेंज का। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है? जो हमारा एडेनल मेडुला है, जो हमारा एडेनल ग्लैंड है, उसका जो एडेनल मेडुला के एडेनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एक मेडुला और एक कॉर्टेक्स। तो हमारे जो एडेनल मेडुला के सेल्स हैं उनके अंदर नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। उस नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है। अब हमारा अगर एडेनल मेडुला के अंदर नियोप्लास्टिक चेंजेस होंगे या नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा, तो जितने भी हमारे जो एडेनल मेडुला हार्मोन रिलीज कर रहा है वो बढ़ेंगे, क्योंकि न्यूप्लेजिया क्या है? नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ये जो सेल है वो एब्रप्टली ग्रो कर रहे हैं, अनड्यूली ग्रो कर रहे हैं, फंक्शनली ग्रो कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकली ग्रो कर रहे हैं। जब वो ग्रो कर रहे हैं तो उनका जो सिक्रीशन है, जो वो हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे हैं सर्कुलेशन के अंदर, वो बढ़ेंगे। जब वो हार्मोन्स बढ़ेंगे, जो उनका सिक्रीशंस बढ़ेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली क्या काम होगा? हमारा सिंपैथेटिक जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है, थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा एज देता हूँ कि जो हमारा एडेनल ग्लैंड है ना, जब हमारा नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है ना, तो कुछ नर्व एंडिंग्स, बहुत सारी नर्व एंडिंग, प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग्स आके कलेक्शन बनाती हैं। वो कलेक्शन को बेसिकली एड्रेनल मेडुला बोला जाता है। मेडुला इज नथिंग जस्ट एम्ब्रियोलॉजिकल कलेक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग। इसीलिए जो हार्मोन ये रिलीज करते हैं वो कौन सा है? एपिनेफ्रिन।
नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन में डिफरेंस क्या है? जो हमारी नर्व एंडिंग्स है वो जो रिलीज़ कर रही है वो क्या है? एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, और जो हमारा मेडुला रिलीज़ कर रहा है वो एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर क्या हो रहा है? जो हमारे एड्रिनल मेडुला के सेल्स हैं उनका न्यूप्लास्टिक एनलार्जमेंट हो रहा है और न्यूप्लास्टिकली उनका जो सिक्रीशंस है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। जब उनके सिक्रीशंस इंक्रीज़ हो रहे हैं मतलब हमारी बॉडी का जो सर्कुलेशन है, नर्व एंडिंग्स क्या काम कर रही है? इफेक्टर जो ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हार्ट है, चाहे किडनी है, चाहे लंग्स है, उन पे टारगेटेड एक्शन है उनका। नर्व एंडिंग्स ऐसा नहीं है कि जनरलाइज्ड एक्शन कर रही है। अगर हार्ट को इनर्वेट कर रही है, कोई सिंपैथेटिक नर्व फाइबर आया, उसने हार्ट की ऐसे नोड को इनर्वेट किया, तो वो जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रही है वो उस ऐसे नोड पे एक्ट कर रहा है ना पर्टिकुलरली। ऐसा तो है नहीं कि वही नर्व एंडिंग जाके किडनी को स्टिमुलेट कर रही है, वो सिर्फ उस हार्ट के ऐसे नोड को इनहिबिट कर रही है। पर साथ ही साथ जब हमारी सेंट्रल कमांड एक्टिवेट होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो एड्रिनल मेडुला भी एक्टिवेट होता है। जब एड्रिनल मेडुला एक्टिवेट होता है वो क्या काम करता है? हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का रिलीज कराता है। जब जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जा रहा है, तो जितने भी रिसेप्टर्स तक वो ब्लड जा रहा है, जब जो इफेक्टिव ऑर्गन उन सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स से डेकोरेटेड होंगे, वो सारे के सारे रिसेप्टर जनरलाइज्ड तरीके से स्टिमुलेट होंगे या इनहिबिट होंगे डिपेंडिंग ऑन कि कौन से रिसेप्टर से उनके ऊपर। मतलब ब्लड सर्कुलेशन में अगर हम किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन को डालेंगे तो उनका जनरलाइज्ड एक्शन होता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि एड्रिनल मेडुला का जो सिक्रीशन है वो बढ़ रहे हैं। जब एड्रिनल मेडुला के सिक्रीशन बढ़ रहे हैं तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है या जो हार्मोन है वो बढ़ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा सिंपैथेटिक ओवरलोड हो रहा है बॉडी के अंदर। अब उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फिनॉक्सीबेंजामीन। फिनॉक्सीबेंजामीन क्या था? अगर आपने क्लासिफिकेशन आपको याद हो तो फिनॉक्सीबेंजामीन इर्रिवर्सिबल ब्लॉकर था हमारा, नॉन सेलेक्टिव। मतलब ये अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा, इर्रिवर्सिबली ब्लॉक करेगा। तो हम क्या करते हैं? फिनॉक्सीबेंजामीन देते हैं। कैसे? सबसे पहले ओरल देंगे 1 से 2 वीक, क्योंकि इसका कोई भी न्यूप्लास्टिक अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर, तो उसका जो अल्टीमेट थेरेपी है वो क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ दैट पार्ट। अगर वो मैलिग्नेंट नहीं है या उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा हो सर्जिकल इंटरवेंशन या सर्जिकल रिमूवल की वजह से, तो जब भी हम पेशेंट को सर्जिकल रिमूवल पे लेके जाएंगे तो उससे पहले प्री ऑपरेटिवली 1 से 2 वीक हम उसको क्या देंगे? फिनॉक्सीबेंजामीन, और साथ में आईवी देंगे सर्जरी के ड्यूरिंग। क्यों? क्योंकि जब हम उस पार्ट को, उस न्यूप्लास्टिक पार्ट को रिमूव करा रहे होंगे तो हमारा जो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल मेंटेनेंस करने में कौन हेल्प करेगा? ये अल्फा 1 ब्लॉकर। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हमारे सर्कुलेशन के अंदर क्या हो रहा था कि जितना अमाउंट होना चाहिए उससे ज़्यादा वो न्यूरोट्रांसमीटर सर्कुलेट कर रहा था। जब वो हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर ओवर सर्कुलेट कर रहा था हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के जो वॉल्यूम है वो शिफ्ट हो रहा था कहाँ से? इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में। क्यों? क्योंकि जब किसी वेसल, सपोज करिए कोई वेसल है, उस वेसल के अंदर प्रेशर इंक्रीज हुआ, जब वो प्रेशर इंक्रीज हुआ मतलब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारा जो फ्लूइड है वो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में शिफ्ट होगा। जब फ्लूइड इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में शिफ्ट होगा तो हमारा जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है, जो हमारा सर्कुलेटरी इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो कम होगा। उस इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए हम क्या देंगे? नॉन सेलेक्टिव इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर, जैसे फिनॉक्सीबेंजामीन। इस कंसेप्ट को आप नहीं समझ पाए तो आप इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा सुनना कि मैंने क्या बोला, ठीक है। बाकी थेरेपेटिक यूजेस के अंदर कौन कौन से आ गए? हाइपरटेंशन, बीपीएच और फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, यहाँ तक। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ, एक एक्स्ट्रा एज, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, बट एक एक्स्ट्रा एज ऑफ नॉलेज। ये मैं आपको शायद पहले बता चुका हूँ कि जब भी हम नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर देंगे तो क्या होगा? अल्फा 2 ब्लॉक होगा साथ में। अल्फा 2 क्या काम? जब अल्फा 2 ब्लॉक होगा तो जो नॉन एपिनेफ्रिन का रिलीज है वो बढ़ेगा, क्योंकि अल्फा 2 ऑटो इनहिबिटरी रिसेप्टर है। जब नॉन एपिनेफ्रिन का रिलीज बढ़ेगा तो क्या होगा? जो हमारी बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट में उनका स्टिमुलेशन होगा। जब बीटा 1 रिसेप्टर्स जो हार्ट में उनका स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा? टैकीकार्डिया। इसलिए नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की तरह यूज नहीं करते, क्योंकि उनका मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट है वो क्या है? रिफ्लक्स टैकीकार्डिया, ठीक है। दूसरा, अल्फा 1 जो ब्लॉकर ड्रग्स है हमारा, इनका एक और साइड इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टरल हाइपोटेंशन, हाइपोस्टेटिक हाइपोटेंशन या फिर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। पोस्टरल हाइपोटेंशन, हाइपोस्टेटिक और ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के अंदर क्या होता है कि जो भी पेशेंट अगर अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स में है, अब अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स क्या काम कर रहे थे? वेसोडाइलेशन करा रहे थे, वीनोडाइलेशन और आर्टीरियोडाइलेशन। अगर पेशेंट ऑलरेडी अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स पे है, मतलब उनकी जो वेन्स हैं
वो ऑलरेडी डायलेटेड है। अगर सपोज कि कोई पेशेंट लेटा हुआ है, उस लेटी हुई पोजीशन से जैसे ही वो अचानक खड़ा होगा, वेन्स उसकी ऑलरेडी डायलेटेड है अल्फा ब्लॉकर ड्रग के एक्शन की वजह से, तो लेटी हुई पोजीशन से जैसे ही वो खड़ा होगा तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो उसका जो ब्लड है वो वेन्स में और ज़्यादा पूल होगा। वेन्स ऑलरेडी डायलेटेड है पहले से, बट उस ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से जो वीनस पूलिंग है, जो पेरिफेरल वीनस पूलिंग है, वो और ज़्यादा होगी। देखिए, पेशेंट अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स पे है, अगर वो सडनली खड़ा होता है अपनी लाइंग पोजीशन से तो क्या होगा, पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड वेसोडाइलेशन बाय अल्फा ब्लॉकर। मतलब अल्फा 2 ब्लॉकर का जो वेसोडाइलेटरी इफेक्ट है उसकी वजह से तो पेरिफेरल पूलिंग है ही है, साथ के साथ जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है उसके खड़ा होने पे, उस ग्रेविटी के इफेक्ट में भी जो वीनस पूलिंग है वो बढ़ जाएगी। अगर वीनस पूलिंग और ज़्यादा बढ़ गई उस ग्रेविटी के इफेक्ट में तो कार्डिक आउटपुट और कम, क्यों, क्योंकि वीनस रिटर्न और कम होगा। अगर अचानक से पेशेंट खड़ा होता है तो सडन ड्रॉप होगा वीनस रिटर्न में, सडन ड्रॉप होगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में, सडन ड्रॉप होगा कार्डिक आउटपुट में, तो पेशेंट को अचानक से हाइपोटेंशन होगी और चक्कर आने लगेंगे। इसको बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन या फिर हाइपोस्टेटिक हाइपोटेंशन या फिर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, अब इन्हीं अल्फा ब्लॉकर ड्रग से रिलेटेड एक कंसेप्ट है, इसको हम बोलते हैं वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल और एपिनेफ्रिन रिवर्सल। ये हम अपने जो अगला लेक्चर है, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसके बारे में, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग जो आप डे टू डे लाइफ में देखते होंगे। आपके घर में भी अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा तो आपने देखा होगा कि वो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स पे, डॉक्टर बीटा ब्लॉकर ड्रग्स देते हैं एंटी हाइपरटेंशन के लिए, जैसे एम्लोडिपिन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स के बारे में। थैंक यू।